सभी को नमस्कार। राजकीय महाविद्यालय की ऑनलाइन क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। आज हम अध्ययन करेंगे मूल्य निर्धारण। हमने अभी तक मांग का अध्ययन किया, सप्लाई का, पूर्ति का अध्ययन किया। मांग और पूर्ति ये ऐसी चीज़ होती हैं दोनों जो कि मूल्य निर्धारण में अपना महती रोल रखती हैं। तो जो कोई वस्तु होती है उसका जो प्राइस का फाइनलाइजेशन किया जाएगा वो कैसे किया जाएगा, तो इसके लिए हमें एक सिद्धांत आता है मूल्य निर्धारण का सामान्य सिद्धांत, जो ये कहता है कि जो मूल्य का निर्धारण होता है किसी वस्तु की वो मांग और पूर्ति की साम्य की शक्तियों के द्वारा होता है। अब शक्तियों का निर्धारण कैसे होगा, कैसे फाइनल होंगे, ये हम इस सिद्धांत के अंदर डिटेल में स्टडी करेंगे। तो आप हेडिंग लगाइए मूल्य निर्धारण का सामान्य सिद्धांत, जनरल थ्योरी ऑफ प्राइस इक्विलिब्रियम। सबसे पहले ये सिद्धांत समझने से पहले हमें ये देखना होगा कि किसी वस्तु का मूल्य क्यों दिया जाए, या फिर कोई उत्पादक किसी वस्तु का मूल्य क्यों लेता है। पहले इन दो बातों का क्लियर होना चाहिए। जब ये दो बातें हमारे क्लियर हो जाएंगी तो हमें ये फाइनल हो जाएगा कि मूल्य निर्धारण कैसे करना है, और मूल्य निर्धारण कैसे करना है वो हमें ये सिद्धांत बताएगा। तो किसी भी वस्तु का मूल्य क्यों दिया जाता है। आप कोई उपभोक्ता है तो आप किसी वस्तु का मूल्य क्यों देंगे? आप इसलिए देंगे क्योंकि उससे आपको क्या मिल रही है, उपयोगिता मिल रही है। उपयोगिता से क्या से उसमें आवश्यकता संतुष्टि का गुण है। आपकी कोई आवश्यकता है, उसको संतुष्ट करने की योग्यता किसी वस्तु के अंदर है, इसलिए आप उस वस्तु का मूल्य देंगे। यानी उपयोगिता के कारण क्या होता है, किसी वस्तु का मूल्य दिया जाता है। अब ये डिपेंड करता है कि आपको उससे कितनी उपयोगिता मिल रही है। जितनी उपयोगिता मिल रही है आप उसके लिए उतना ज्यादा मूल्य देने के लिए तैयार हो जाएंगे। जितनी उपयोगिता कम मिल रही है आप उसके लिए उतना कम मूल्य देंगे। ये हमने उपयोगिता सिद्धांत के अंदर डिटेल में देख लिया था। तो किसी वस्तु का मूल्य क्यों दिया जाता है, उसकी उपयोगिता के कारण। और उपयोगिता के आधार पर क्या कह सकते हैं कि जितनी उसकी मार्जिनल यूटिलिटी है, सीमांत उपयोगिता उसकी कितनी है, यानी एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग से आपको कितनी उपयोगिता मिल रही है, उसके बराबर जितनी संतुष्टि मिल रही है उस तक आप मूल्य देने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो पहली बात, हमने मूल्य क्यों दिया, उस वस्तु में उपयोगिता या उसमें आवश्यकता संतुष्टि का गुण है। अब बात आती है कि किसी वस्तु का मूल्य क्यों लिया जाता है। दूसरा पॉइंट आया हमारा कि किसी वस्तु का मूल्य क्यों लिया जाएगा। तो जो एक उत्पादक होता है, एक प्रोडक्शन करने वाला है, एक बिजनेसमैन है, वो क्या चाहता है कि उसका प्रॉफिट क्या हो, ज्यादा से ज्यादा। और प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा कब होगा, जब उसका उत्पादन बढ़े। और उत्पादन भी बढ़े कैसे, कि उसकी लागत क्या हो, न्यूनतम। यानी कि उसके उत्पादन की लागत आती है, इसलिए वो क्या लेता है, उस वस्तु का मूल्य लेगा। अब जो उसकी लागत आ रही है उससे कम में तो बेच ही नहीं सकता ना, तो उसको क्या होगा, नहीं होगा। ऐसा कौन सा उत्पादक या प्रोडक्शन करने वाला होगा जो उसकी जो कॉस्ट है उससे कम मूल्य पे बाजार में उपलब्ध कराएगा, यानी समाज सेवा का कार्य करेगा। हो नहीं सकता। यानी किसी वस्तु का मूल्य क्यों लिया जाता है, क्योंकि उसकी कुछ ना कुछ लागत होती है। तो अब उपभोक्ता क्या, जो उत्पादक है वो क्या करेगा कि उस इकाई के उत्पादन में जितनी लागत आ रही है उस लागत के बराबर वो क्या करेगा, उसका मूल्य लेना चाहेगा। उससे नीचे वो बेचने के लिए तैयार नहीं होगा। पहली बात हमने क्या देखी कि एक जो उपभोक्ता है वो क्या करेगा, जितनी उसको सीमांत उपयोगिता मिल रही है उससे ऊपर मूल्य देने के लिए तैयार नहीं है। उत्पादक उसकी जो लागत आ रही है उससे कम मूल्य पे बेचने के लिए तैयार नहीं है। तो अब हमें यह पता चल गया कि किसी वस्तु का मूल्य क्यों लिया जाता है, क्यों दिया जाता है। दोनों चीजें कंडीशन होगी। अब ये दोनों शक्तियां मिलकर क्या करती है, मूल्य का निर्धारण करती है। तो अब बात आई कि वस्तु का मूल्य का निर्धारण कैसे होगा, तो डिमांड और सप्लाई की आपसी शक्तियों के सामंजस्य के द्वारा होगा। यानी डिमांड और सप्लाई की जो भी पावर्स हैं उनके इक्विलिब्रियम के द्वारा ये चीजें फाइनल होंगी। कैसे, उत्पादक क्या करेगा, अपनी लागत से कम पे बेचने की तैयार नहीं है, वो चाहता है उसे उतना मूल्य मिले, जबकि उपभोक्ता उसे संतुष्टि मिल रही है, उससे ज्यादा मूल्य वो देने के लिए तैयार नहीं है। तो इन दोनों की शक्तियों के द्वारा सामने जाता होगा, वहां पे क्या हो जाएगा, वस्तु का मूल्य निर्धारण हो जाएगा। यानी मूल्य निर्धारण कैसे होगा, मांग और पूर्ति की सापेक्षिक शक्तियों के द्वारा। सापेक्षिक शक्ति से क्या है, हो सकता है कभी मांग पक्ष प्रभावी हो सकता है कभी पूर्ति पक्ष प्रभावी हो। मूल्य निर्धारण कैसे होगा, जहां पर इन दोनों का साम्य होगा। सापेक्षिक शक्तियां क्या करेंगी, साम्य का निर्धारण करेंगे, वहां पे क्या हो जाएगा, मूल्य निर्धारण हो जाएगा। यानी कि हमारे पास एक थ्योरी क्या निकल जाए कि मांग और पूर्ति ये प्रभावित करते हैं किसको, मूल्य को। अब हम देखते हैं कि कैसे प्रभावित करती है। हमने पहले एक टेबल बनाई, हमने लिखा मांग की मात्रा और यहां लिख दी हमने कीमत, ठीक है। यहां पूर्ति की मात्रा और यहां देखेंगे कि उसका इफेक्ट क्या आ रहा है, रिजल्ट क्या रहेगा, कैसे फाइनल हो।
तो कीमत लिखी आपने 1, 2, 3, 4 प्लाट के लिए। अब आप देखिए, जब कीमत 1 रुपए है तो माना आप कितनी मांग कर रहे हैं, उपभोक्ता मांग कर रहा है 1000 यूनिट का, कीमत बढ़कर दुगनी होगी। अब मांग क्या होगी, बढ़ेगी या कम होगी? मांग का नियम क्या कहता है कि जैसे जैसे किसी वस्तु की कीमत बढ़ेगी उसकी मांगी जाने वाली मात्रा कम होगी, क्योंकि इन दोनों में क्या होता है, ऋणात्मक संबंध होता है। तो जैसे ही प्राइस 1 से 2 हुई, मांग 1000 से 800 करने लग गया। अब प्राइस फिर बढ़ के 2 से 3 हो गया, तो डिमांड क्या होगी, घटेगी या बढ़ेगी, और कम होगी। यानी जैसे जैसे प्राइस बढ़ेंगे, यानी प्राइस जैसे जैसे बढ़ेंगे, डिमांड वैसे वैसे क्या होती जाएगी, आपकी कम होती जाएगी। क्यों? क्योंकि मांग का नियम यही कहता है, और इन दोनों में संबंध कैसा होता है, ऋणात्मक। तो जैसे जैसे प्राइस बढ़ी, डिमांड 1000 से 800, 600, 400, 200। अब यहां तक हमने क्या किया, यहां पुट कर लिया। जैसे जैसे प्राइस आपकी बढ़ रही है, आपकी डिमांड क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। प्राइस जब 1 रुपए थी तो ज्यादा, फिर 2, फिर 3, फिर 4, 5, यानी कीमत जैसे जैसे बढ़ रही है, डिमांड आपकी वैसे वैसे कम होती जा रही है। यानी हम कह सकते हैं कि जैसे कीमत कम होगी, डिमांड बढ़ेगी। तो हमारा ये क्या बन गया, डीडी वक्र, मांग वक्र जिसको कहते हैं। अब बात करते हैं पूर्ति की। पूर्ति में क्या है, जब 1 रुपया प्राइस है तो पूर्ति आपकी क्या है, 200 यूनिट। जैसे प्राइस बढ़ के 1 से 2 हुई, अब जब कीमत बढ़ती है तो पूर्ति क्या होगी, पूर्ति में और कीमत में कैसा संबंध होता है, धनात्मक संबंध होता है। क्यों? क्योंकि जैसे कीमत बढ़ती है, उत्पादनकर्ता का क्या बढ़ता है, लाभ बढ़ता है। तो लाभ बढ़ेगा तो ज्यादा प्रोडक्शन करने के लिए आकर्षित होगा, तो उत्पादन क्या करेगा, वो पूर्ति बढ़ाएगा। तो जैसे ही आपकी कीमत बढ़ी, यूनिट्स आपने उत्पादन में बढ़ानी शुरू कर दी, फिर आपकी कीमत बढ़ी 600 कर दी आपने, और बढ़ा दी। यानी जैसे जैसे आप कीमत बढ़ रही है 1, 2, 3, 4 क्रम से पूर्ति 200, 400, 600, 800, 1000। जरूरी नहीं ऐसे ही बढ़ेगी, ये एक फॉर एग्जांपल कंसेप्ट समझने के लिए। अब बढ़ेगी ये कन्फर्म है। जैसे जैसे कीमत बढ़ेगी, मांग कम होती है, पूर्ति बढ़ती है। क्यों? क्योंकि कीमत और पूर्ति में ऋणात्मक संबंध, जबकि मांग और कीमत में ऋणात्मक संबंध होता है। और ये मांग का नियम और पूर्ति का नियम हमने पीछे देख लिया। तो अब इतनी टेबल से हमने क्या बनाया, पूर्ति वक्र। यानी जैसे जैसे कीमतें बढ़ रही है, आपकी पूर्ति बढ़ती जा रही है। ये आपका एक वक्र बन गया, पूर्ति वक्र। ये डिमांड कर्व, ये पूर्ति वक्र। ठीक। अब किसी ना किसी बिंदु पे ये दोनों क्या कर रहे हैं, दूसरे को काट रहे हैं। अब कौन से बिंदु पे काटेंगे, इस बिंदु को क्या कहा जाएगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट या साम्य बिंदु, जहां पर कीमत का निर्धारण होगा। मांग और पूर्ति दूसरे को काट रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, उस पॉइंट के ऊपर आपकी मांग और पूर्ति दोनों क्या है, बराबर है। इसके अलावा जो भी पॉइंट्स बन रहे हैं आपके, यानी ये जो एरिया है, ये जो एरिया, इसमें कोई ना किसी का अधिक है, या तो मांग ज्यादा है या पूर्ति ज्यादा है। केवल इसी पॉइंट के ऊपर आप देखो, मांग और पूर्ति को दोनों काटने में इसी पॉइंट में क्या है, डिमांड एंड सप्लाई इक्वल है। तो ये क्या होगा, आपका सामने बिंदु। फॉर एग्जांपल 3 रुपए का देखो आप, यहां पर क्या है, डिमांड कितनी है, 600 यूनिट, और सप्लाई भी कितनी है, 600 यूनिट। यानी जितनी मांग है उतनी ही पूर्ति है। कितनी प्राइस के ऊपर, 3 रुपए। तो प्राइस का निर्धारण यहां पे क्या हो जाएगा, 3 रुपए फाइनल हो जाएगा। मांग और पूर्ति की सामने के द्वारा हो गया। अब बात करते हैं कि जो ये ऊपर की जो है, यहाँ क्या प्राइस होंगे, नहीं प्राइस तो यहाँ पे भी होंगे। तो यहां पर क्या होगा, 1 रुपया जब प्राइस है तो डिमांड कितनी है आपकी, 1000 यूनिट। लेकिन यहां पर सप्लाई क्या है, 200 यूनिट। यानी डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है। तो यहां कौन सी चीज का अधिक हुआ, मांग का अधिक। यानी जब प्राइस 1 रुपया है तो डिमांड तो कितनी है, 1000 यूनिट, सप्लाई कितनी है, 200 यूनिट। तो ये जो एरिया बन रहा है, ये किसका बन गया, मांग का अधिक है, डिमांड एक्सेस है। इस पॉइंट के ऊपर आप नीचे लाके इसमें मिलाओगे, मान लो सपोज यहाँ पे 1 यूनिट है 200, जबकि डिमांड यहाँ पर कितनी यूनिट है, 1000। अब जब डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है, तो एक जनरल कंसेप्ट आप समझने की कोशिश करें कि जब डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस क्या होंगे, बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि एक तो बाजार के अंदर डिमांड है उस वस्तु की, तो जो उत्पादन करता होते हैं वो भी अपना प्रोडक्शन बढ़ाएंगे धीरे धीरे, कि उन्हें लाभ ज्यादा मिल रहा है, डिमांड है उस चीज की, तो उसको बेच के लाभ कमाया जाए। प्लस जो नए उत्पादक है वो भी आकर्षित होते हैं उसकी तरफ, कि हाँ इस चीज की डिमांड बहुत चल रही है, इसको बेच के लाभ कमाया जाए। तो धीरे धीरे क्या होता है कि डिमांड बढ़ती है तो प्राइस बढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ क्या है, डिमांड 1000 की है और सप्लाई 200 ही है। तो क्या होगा, काला बाजारी भी बढ़ेगी, क्योंकि रेट भी बढ़ेंगे, कुछ चीजें मिलनी संभव नहीं होगी। जैसा कि अगर कोरोना के काल के दौरान अगर मास्क की बात करें
तो स्टार्टिंग में मास्क मिलते ही नहीं थे। कोई मास्क कितने का होता था? 200 से 400 रुपए का, और आज वो कितने में मिल रहा है? 10 से 20 रुपए के अंदर। तो स्टार्टिंग में क्या, अचानक से डिमांड बढ़ गई, सप्लाई उतनी थी नहीं, तो प्राइस क्या हो गया? बढ़े, प्राइस बढ़े तो सारे क्या लगे? मास्क बनाने के अंदर लगे, तो पूर्ति धीरे धीरे क्या बढ़नी स्टार्ट हो गई। अब इजीली हर जगह मास्क उपलब्ध है या नहीं है? तो माल ज्यादा होने के कारण धीरे धीरे पूर्ति बढ़नी स्टार्ट होती है। क्यों? क्योंकि कीमतें बढ़ रही होती है। अब धीरे धीरे आप जब कीमत बढ़ाते हो तो पूर्ति बढ़ती है, और एक बिंदु के आने के बाद में क्या हो जाता है? ये सारा इक्वल्स हो जाता है, यानी जितनी डिमांड है उतनी सप्लाई। तो जैसे जैसे सप्लाई बढ़ी ये आपका, और रेट बढ़ने के कारण डिमांड क्या हुई? आपकी कम हुई। तो शक्तियों ने कैसे कार्य किया? इस तरह। क्यों? क्योंकि प्राइस बढ़ रही है, इसलिए सप्लाई तो बढ़नी स्टार्ट हो गई, और डिमांड क्योंकि प्राइस बढ़ रही है इसलिए घटनी स्टार्ट हो गई। तो ये जो नीचे का मान आ गया, धीरे धीरे किस पे आ गया? सामने बिंदु के ऊपर आ गई, दोनों से बराबर हो गई। अब यहां आकर भी क्या होता है? ये चीज रुकती नहीं है। क्यों? क्योंकि शक्तियां तो अनवरत कार्यरत रहती है। तो क्या होगा? सारे उत्पादक आकर्षित हो रहे हैं, तो धीरे धीरे प्राइस क्या होते जाते हैं? आपके सप्लाई बढ़ती जाएगी, लेकिन डिमांड यहां क्या हो रही है? कम। क्यों? क्योंकि प्राइस बढ़ रहे हैं। तो जब 4 रुपए हुआ तो डिमांड घट के और कितनी हुई? 400 यूनिट। और सप्लाई क्यों? क्योंकि प्राइस बढ़ रहे हैं, इसलिए पूर्ति करता क्या करते हैं? आकर्षित होते हैं लाभ कमाने के लिए। उत्पादक ज्यादा माल बेचेंगे तो ज्यादा सप्लाई करते हैं, बाजार में पूर्ति कितनी होगी? 800। यानी इस पॉइंट के ऊपर आप देखो कि डिमांड तो है 400, सप्लाई है 800। तो किस चीज का अधिक हो गया? यहाँ पर सप्लाई का एक्सेस है, पूर्ति का अधिक है। फिर प्राइस आपके 5 हो गए, तो डिमांड प्राइस बढ़ने का और कम होगी 200, जबकि सप्लाई कितनी है आपकी? 1000। तो जब डिमांड 200 है, सप्लाई 1000 है, तो किसका एक्सेस हो गया? पूर्ति का अधिक है। यानी ये जो एरिया है आपका, ये जो एरिया है, ये क्या है? पूर्ति का अधिक है, एक्सेस ऑफ सप्लाई। अब इस पॉइंट पे आप देखना चाहोगे सप्लाई कितनी है, ठीक है, और यहाँ डिमांड कितनी है? यानी डिमांड तो है 200 और सप्लाई है 1000। तो कौन ज्यादा है? पूर्ति का अधिक है। इस क्षेत्र में कौन ज्यादा है? मांग का अधिक है। एक्सेस ऑफ डिमांड, एक्सेस ऑफ सप्लाई। अब जैसे जैसे पूर्ति, मान लो इस पॉइंट पे आ गया, तो यहाँ क्या हो रहा है? पूर्ति का ज्यादा, डिमांड है कम। तो धीरे धीरे जब बाजार के अंदर कोई वस्तु नहीं बिकेगी, उसकी डिमांड ही नहीं रहेगी, तो क्या कोई भी उत्पादन करता उसका उत्पादन करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। उसकी चीजें बिक नहीं रही, स्टोर में पड़ा है सामान, उसका लाभ क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो वो क्या करेगा? धीरे धीरे इन वस्तुओं को बनाना बंद करेगा, जिसकी डिमांड नहीं उसको नहीं बनाएगा। तो पूर्ति वापस क्या हो जाएगी? आपकी घटनी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। अब जब पूर्ति घटनी स्टार्ट होती है, मांग तो पहले ही नहीं थी, तो एक पॉइंट के ऊपर आगे वापस से दोनों क्या जाते हैं? बराबर आ जाते हैं। अगर उस पॉइंट के बाद में भी क्या होता है? पूर्ति वाले नहीं पूर्ति करते हैं, तो डिमांड क्या हो जाती है? ज्यादा रहती है, उस वस्तु इतनी है उतनी तो रहेगी, लेकिन पूर्ति बंद हो गई। अब किसका अधिक हो गया? वापस डिमांड का अधिक हो गया। तो क्या होगा? चीजों के रेट फिर बढ़ने स्टार्ट होंगे, फिर नई पूर्ति करता आएंगे, वो माल की सप्लाई करेंगे। तो इस तरीके से ये शक्तियां चलती रहती है। लेकिन पूर्ण प्रतियोगिता के क्षेत्र की अगर हम बात करें, तो एक साधारण रूप से जो कीमत का निर्धारण होता है वो मांग और पूर्ति की सामान्य शक्तियों के द्वारा ही होता है। तो ये था आपका मूल्य निर्धारण का सामान्य सिद्धांत। इस डायग्राम को नोट कर लीजिए। एक बार दोबारा देखिए, यानी कि सामान्य सिद्धांत क्या कहता है कि मांग और पूर्ति की सामान्य शक्तियों के द्वारा मूल्य का निर्धारण होगा। मांग का नियम क्या कहता है कि जैसे जैसे कीमतें बढ़ेगी मांग कम होगी, तो ये हमारा बन गया पीडी वक्र। जैसे जैसे कीमतें बढ़ती है पूर्ति बढ़ती है, ये हो गया सप्लाई कर्व। ये हो गया आपका सप्लाई कर्व और डिमांड कर्व। जिस बिंदु पे ये दोनों काटते हैं वहां पर क्या होगा? सामने का निर्धारण। ये ऊपर का जो एरिया है ये क्या कहलाएगा? किसका अधिक है? यहाँ पे पूर्ति का अधिक है, और यहाँ पर किसका अधिक है? मांग का अधिक है। क्योंकि जब इन पॉइंट्स को आप नीचे लाके मिलाते हैं
तो यहाँ पे डिमांड तो कितनी है, मान लीजिए 2000 यूनिट की, सप्लाई कितनी है 500 यूनिट। ये जो एरिया इसको जब आप नीचे लाके बनाते हैं, यहाँ डिमांड आपकी कितनी है 500 यूनिट, जबकि सप्लाई आपकी कितनी है 2000 यूनिट। तो ये जो एरिया होता है ये कहलाता है पूर्ति आधिक्य और ये कहलाता है आपका मांग का आधिक्य। जहां पर दोनों एक दूसरे को काटते हैं वहां पर सामान्य मूल्य का निर्धारण होता है और उतनी मात्रा प्रोड्यूस की जाती है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल स्टेपल के आधार पे 600 यूनिट पे क्या है सामने है स्टेपल के मांग और पूर्ति के सामने का निर्धारण करने में। अब बात करते हैं इसके आधार पर डिस्कस क्या करते हैं। डिस्कस क्या निकला पहला कीमत का निर्धारण, मूल्य निर्धारण कैसे होगा, मांग और पूर्ति की साम्य शक्तियों के द्वारा, यानी कि हम कह सकते हैं कि उपयोगिता और लागत के साम्य के द्वारा, जो कि हमने यहाँ पे देखा। किसी वस्तु का मूल्य क्यों देते हैं, उपयोगिता या समान उपयोगिता के कारण। किसी वस्तु का मूल्य क्यों लिया जाता है, क्योंकि उसके उत्पादन की लागत आती है, उससे कुछ सीमांत लागत होती है, उससे कम में उत्पादक बेचने के लिए तैयार नहीं होता, उपयोगिता से ज्यादा जो उपभोक्ता है वो देने के लिए तैयार नहीं होता है। इनके साम्य के द्वारा क्या होता है, मूल्य का निर्धारण होता है। दूसरा मूल्य मांग पूर्ति से होता है प्रभावित, ये हमने देख लिया। लेकिन मूल्य खुद भी मांग और पूर्ति को प्रभावित करता है। फॉर एग्जाम्पल किसी वस्तु का शुरुआत में जब उत्पादन हो रहा होता है तो उसकी कीमत ज्यादा होती है, तो उत्पादक उसमें लाभ ज्यादा होता है, तो धीरे धीरे उसकी कीमत भी क्या करती है, नए उत्पादककर्ता को आकर्षित करती है उत्पादन करने के लिए। तो मूल्य मांग और पूर्ति से निर्धारित भी होता है और स्वयं मूल्य भी मांग और पूर्ति को प्रभावित भी करता है। तीसरा डिस्कस क्या निकला, मूल्य निर्धारण का समय ये कोई स्थायी बिंदु नहीं है। आपको बताया यहाँ पर क्या था आपका पॉइंट, तो यहाँ पे भी बन रहे थे कीमतें, तो यहाँ पे निर्धारित थी। यहाँ पे क्या था मांग का आधिक्य, जिससे फिर समय हुआ, और फिर यहाँ पे पूर्ति का आधिक्य, यानी पॉइंट चेंज होते रहते हैं और अपना समय निर्धारित करते हैं। ये कोई स्थायी बिंदु नहीं है, डिपेंड करता है कौन सी शक्ति ज्यादा कार्य कर रही है। यहाँ पर पूर्ति का आधिक्य, यहाँ पर मांग का आधिक्य। तो ये पॉइंट्स जो इक्विलिब्रियम का ये चेंज होता रहता है, ये कोई स्थायी बिंदु नहीं होता है। और ये चेंज कैसे होता रहता है, प्रतियोगिता के अनुसार परिवर्तनशील है। डिपेंड्स करेगा कि जिस वस्तु का मूल्य निर्धारण किया जा रहा है वहां पर उस वस्तु का बाजार कैसा है, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे। मार्केट हमारे एक अलग से टॉपिक है सिलेबस के अंदर, पूर्ण प्रतियोगिता, पूर्ण प्रतियोगिता, एकाधिकार, ये सारे बाजार के प्रकार होते हैं कि वहां पर वस्तु को खरीदने वाले कितने हैं और बेचने वाले कितने हैं। और इसके आधार पर ये क्या होता है, परिवर्तनशील होता है, ये कोई स्थायी बिंदु नहीं होता। अब बात करते हैं एक साधारण कि अगर टाइम पीरियड के हिसाब से बात की जाए, अल्पकाल और दीर्घकाल, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म, तो कौन सा पक्ष ज्यादा प्रभावित रहेगा। ठीक है, मांग और पूर्ति की साम्य शक्ति के द्वारा तो होता है, लेकिन इन जनरल अल्पकाल के अंदर आपका मांग पक्ष अधिक प्रभावित होता है मूल्य निर्धारण के अंदर, और दीर्घकाल के अंदर आपका पूर्ति पक्ष अधिक प्रभावित रहता है मूल्य निर्धारण के अंदर। कैसे, अल्पकाल के अंदर पूर्ति को बढ़ाना संभव नहीं होता, इस सीमा से ज्यादा आप नहीं बढ़ा सकते, आप नई यूनिट्स नहीं लगा सकते, प्रोडक्शन नहीं कर सकते। तो अगर किसी वस्तु की डिमांड अचानक से बढ़ जाती है तो प्राइस क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। लेकिन पूर्ति उसके अनुसार बढ़ाई नहीं जा सकती, इसलिए प्राइस और बढ़ने के ऊपर बढ़ती होती है। तो मूल्य निर्धारण में किसने ज्यादा बल दिया, आपका डिमांड, जो सप्लाई अल्पकाल के अंदर ज्यादा एडजस्ट नहीं की जा सकती। जबकि दीर्घकाल के अंदर क्या होता है, नई यूनिट्स लग सकती हैं, आपके पास एक बहुत बड़ा टाइम होता है जिसके अंदर आप नया उत्पादन बाजार में ला सकते हैं। तो दीर्घकाल में पूर्ति अधिक प्रभावित हो जाती है मूल्य निर्धारण में। अगर पूर्ति ज्यादा आ रही है प्राइस कम हो जाएंगे, पूर्ति कम आ रही है तो प्राइस बढ़ जाएगी। इन जनरल अल्पकाल के अंदर आपका डिमांड जो फैक्टर होता है वो ज्यादा इफेक्टिव होता है, और लॉन्ग रन के अंदर आपका सप्लाई फैक्टर ज्यादा इफेक्टिव होता है। तो ये था आपका मूल्य निर्धारण का सामान्य सिद्धांत, जिसके अंदर हमने देखा कि मूल्य निर्धारण कैसे होता है, मांग और पूर्ति की साम्य शक्तियों के द्वारा होता है। अल्पकाल के अंदर आपका मांग पक्ष अधिक प्रभावी होता है, जबकि दीर्घकाल के अंदर पूर्ति पक्ष अधिक प्रभावी होता है। ये कोई स्थायी बिंदु नहीं होता है, ये बाजार की कंडीशंस के आधार पे चेंज होता रहता है। मूल्य स्वयं मांग और पूर्ति से प्रभावित होता है और मांग और पूर्ति को प्रभावित करता भी है। हमने देखा किसी वस्तु का मूल्य क्यों दिया जाता है, उसकी उपयोगिता के कारण, और किसी वस्तु का मूल्य क्यों लिया जाता है, क्योंकि उसकी उत्पादन की लागत होती है। कोई भी उत्पादक अपनी लागत से नीचे नहीं बेचना चाहेगा, और कोई भी उपभोक्ता उसको संतुष्टि से ज्यादा, उसको जो उपयोगिता मिल रही है उससे ज्यादा मूल्य देना नहीं चाहेगा। तो अब सब मूल्य निर्धारण होता है दोनों की शक्तियों के द्वारा, यानी हम कह सकते हैं कि उपयोगिता और लागत के द्वारा, या डिमांड एंड सप्लाई की आपसी शक्तियों के द्वारा मूल्य का निर्धारण किया जाए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।